इंडिया सच में एक वाइल्ड 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 कंट्री है। कभी लगता है इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, कभी लगता है इस देश में तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ। भाई साहब, इतना डर तो पैट कमिंस द्वारा फील्डिंग सेट करने पे नहीं लगता जितना वाइफ द्वारा फील्डिंग सेट करने पे लग रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन एक ऐसा त्योहार नहीं जो हम बिना पुलिस प्रोटेक्शन के सेलिब्रेट कर ले। एक त्योहार बता दो। ये कैसे हो गया है? हम धर्म पर लड़ते थे, हम जाति पर लड़ते थे, ये क्या कम था कि हम अब इस बात पर भी लड़ रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी भाषा क्यों नहीं आती। धिक्कार है हम पर। वो क्या हुआ, वो दूसरे स्टेट से है, हमारी भाषा तो बोलनी पड़ेगी। नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ दोस्तों, भारत इतना डाइवर्स है कि हर 150 किलोमीटर पर पानी, वातावरण, वेशभूषा, भाषा और भाषा का डायलेक्ट तक चेंज हो जाता है। और ये बदलती भाषा आज कितना बड़ा मुद्दा बन चुकी है, ये लैंग्वेज वॉर कहाँ पहुंच चुकी है, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला। हम बात करेंगे कि इस लैंग्वेज वॉर की जड़ क्या है, आज ये क्यों हो रही है, और एज एन इंडियन हमारा दायित्व क्या बनता है। मेरा नाम है ऋषि तावनिया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, गुड, वेरी गुड, कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे। और मुझे जो सबसे बेस्ट कमेंट लगेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पक्का शाउट आउट दूंगा और सबको बताऊंगा कि ये कमेंट क्या था और कितना अच्छा था। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 22 ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है अंडर द 8th शेड्यूल, जिसमें आती है मेजर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू एटसेट्रा। और इनके अलावा काफी ऐसी लैंग्वेजेस है, काफी ऐसे डायलेक्ट्स है, काफी ऐसी ट्राइबल लैंग्वेजेस है जो हमारे इंडियन इकोसिस्टम को और रिच बनाती है और डाइवर्स बनाती है। पर रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि काफी लोगों के बीच में, काफी डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के बीच में एक टकराव पनप रहा है, और वो टकराव है लैंग्वेज डिफरेंस का, एक टकराव है लैंग्वेज सुपीरियोरिटी का, कि मेरी भाषा तुमसे बड़ी है। The language war has adopted. The organizations have proposed Hindi banners, which have been put up by the state government to welcome the Prime Minister to the city. Coming in, language war explodes in Karnataka. Campaign that many of the politicians in our southern states are running Have Kannada written on their signboard. इतना सब देखने के बाद तो ऐसा लगता है भाई साहब, इंडिया में अगर कोई सबसे सेफ है तो वो है तुषार कपूर। माया ओ। ये जानने से पहले कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, हमें ये जानना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज वॉर की शुरुआत कब हुई। जैसा कि आप जानते हैं, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्लेश की वजह होती है उसका मेल बेस्ट फ्रेंड। वैसे ही इंडिया की हर मॉडर्न प्रॉब्लम के पीछे हाथ है नेहरू जी के बेस्ट फ्रेंड का, सॉरी ब्रिटिशर्स का। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? हाँ, वही ब्रिटिशर्स जो हंसते हंसते इंडिया है कि हमें तो बस चाय पीनी है, और चाय ठूसते ठूसते हमारा सारा सोना भी ठूस कर ले गए। बचपन में अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही तो खेला होगा, तू तो हमेशा चोर ही बनता होगा, शक्ल से ही चोर लगता है। पिरामिड्स इजिप्ट में है ही इसलिए क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम तक ले जाने के लिए वो बहुत ज्यादा भारी थे। और ये ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है। टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड है वो भी है, एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स है और एकदम रियल गोल्ड है, और क्राउन लेके आए हैं। ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड के लिए वैसे ही आए थे जैसे अमेरिका हर कंट्री में डेमोक्रेसी स्थापित करने जाता है। हेलो, क्या हमारे गोदाम के नीचे तेल का कुआं मिला है? ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए अपना फेवरेट प्लान बनाया, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर दो कम्युनिटीज में लड़ाई करवाने में एक नंबर के मास्टर थे। इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने ये महसूस किया कि साउथ इंडिया एक स्ट्रॉन्ग हिंदू फिलोसफी का सेंटर है, और अगर इंडिया पर रूल करना है तो पहले इस कल्चर की बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा। सब साफ सुथरा और महंगा कपड़ा पहने हुए सर, एकदम नया नया जीन्स, जैकेट। इसी वजह से उन्होंने आर्यन और द्रविडियन जैसी फेक थ्योरी को प्रोपोगेट किया। ये थ्योरी एकदम से नहीं आई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1816 में, जब फ्रांसिस व्हाइट एलिस इस नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने एक रिसर्च पब्लिश की। उसने क्लेम किया कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का संस्कृत से कोई कनेक्शन ही नहीं है, और इनका कल्चर नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग कल्चर है। अच्छा, झूठ बोलो।
बार बार झूठ बोलो। और बाद में रॉबर्ट कॉल्डवेल और जॉर्ज पॉप जैसे सो कॉल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस झूठ को और तेजी से पुश किया। दोस्तों आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। एक पक्ष बोलता है तमिल तो दूसरा पक्ष बोलता है संस्कृत। बहुत से लोग संस्कृत को सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानते हैं, इसीलिए संस्कृत को ओल्डेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है और तमिल को ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसे न जाने कितने तमिल वर्ड्स हैं जो संस्कृत से बोरो किए गए हैं, जैसे आरंभ से आरंभम, आकाश से आकाशम, चंद्र से चंदिरन, अणु से अनु, मंत्रा से मंथिरम, धर्म से धर्मम। रॉबर्ट कॉल्डवेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत के लोगों के लिए द्रविडियन वर्ड पॉपुलर किया था। तो बेसिकली एक ब्रिटिशर्स ने द्रविडियन वर्ड कोइन किया और उसे पॉपुलर किया, और वो द्रविडियन वर्ड जो बेसिकली अपने आप को नॉर्थ इंडिया कल्चर से डिफरेंट बताता है, द्रविडियन वर्ड खुद एक संस्कृत वर्ड है। खैर इसी थॉट प्रोसेस ने ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच में एक दीवार खड़ी की, और इसी के बाद पेरियार के लीडरशिप में इस पूरे रीजन में सनातन धर्म के खिलाफ एक नई सोच डेवलप हुई, जिसका बीज ये था कि हिंदुइज्म इज इक्वल्स टू ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म इज इक्वल्स टू एनिमी। बिल्कुल JNU की याद दिला दी। क्या ये है आपका इक्वालिटी? ये वही थॉट प्रोसेस है, ये वही विचारधारा है, इसका इवॉल्व्ड वर्जन आज हम देख रहे हैं, जहां उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह बोल रहे हैं और इसे मसल देने की बात करते हैं। उदय ने कहा सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, और ऐसी राजनीति करके DMK आज भी सत्ता में है। साउथ में समय समय पर हिंदी के खिलाफ आंदोलन किए गए हैं ताकि हिंदी के विरोध में ये आग हमेशा जलती रहे और ये हिंदी इम्पोजिशन के नाम पर चुनाव जीतते रहे। 1937-1940 फर्स्ट एंटी हिंदी एजिटेशन, 1948-1950 पोस्ट इंडिपेंडेंस एंटी हिंदी प्रोटेस्ट, 1965 वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट स्टूडेंट लेड राइट्स, 1968 रिन्यूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी, 1986 opposition to Hindi in education system, 2014 anti Hindi protest, 2019-20 protest against ड्राफ्ट NEP 2019। इन प्रोटेस्ट की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। कई बार तो हिंदी साइन बोर्ड वाले दुकानों को तोड़ दिया गया है, हिंदी में लिखे दुकानों के नाम पर काला पेंट कर दिया गया है, जो कि दिखाती है कैसे लैंग्वेज के नाम पर लोगों में दूरियां बढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस लैंग्वेज वॉर को रोकने की कोशिश नहीं की। बीजेपी गवर्नमेंट ने साउथ में हिंदी इम्पोजिशन की बात कभी नहीं की। इवन गवर्नमेंट ये डिवाइड खत्म करने के लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी लेकर आई थी, जिसमें हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको किसी ने नहीं कहा था, जिसमें आपको 3rd लैंग्वेज लर्निंग की बात हुई थी। यानी आप चूज कर सकते हैं कि आपको 3rd लैंग्वेज तेलुगु सीखनी है तेलुगु सीखिए, बंगाली सीखनी है तो बंगाली सीखिए। और ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी सिर्फ साउथ में नहीं, ओवरऑल पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट होने वाली थी। हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट्स के बच्चे पढ़ेंगे हिंदी, इंग्लिश और कोई तीसरी इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, और नॉन हिंदी स्टेट्स के बच्चे पढ़ेंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश। लेकिन इसके बाद भी वहाँ की रीजनल पार्टीज ने इस पॉलिसी का विरोध किया और कहा कि ये तो हिंदी इम्पोजिशन। Siddaramaiah criticized the NEP for being developed without considering the viewpoints of the state governments. Southern states like Kerala, Tamil Nadu and Karnataka have resisted full adoption of the NEP. दीदी की सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मना कर रही है, आना कर रही है। इस पूरी राजनीति का रिजल्ट ये है कि आज साउथ के स्टेट्स में हिंदी को लेकर एक अलग ही जहर फैल चुका है, जो कि हमें रिसेंट ईयर्स में दिख भी रहा है। इसके साइड इफेक्ट आपको महाराष्ट्र और बंगाल में भी दिख रहे हैं। मराठीत बोला नहीं बोलते, मराठीत बोला। बड़ी अजीब बात है, महाराष्ट्र जाना है तो मराठी सीखो, कर्नाटक जाना है तो कन्नड़ा सीखो, तमिलनाडु जाना है तो तमिल सीखो, कश्मीर जाना है तो कलमा सीखो। कुछ मत बोलो। इवन सलमान यूसुफ खान जो कि एक वेल नोन डांसर है, उन्होंने कहा उन्हें हरेसमेंट सहनी पड़ी क्योंकि कर्नाटका में उन्हें कन्नड़ा बोलनी नहीं आई। एंड मेरे से कन्नड़ा में बात करने लगे तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर नಮಗೆ कन्नड़ा बरಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। भाई साहब कहने लगे कि कन्नड़ा में कि पासपोर्ट दिखा के कि तुम्हारा बर्थ प्लेस बैंगलोर है, हाँ तुम्हारे बाप का बर्थ प्लेस बैंगलोर है और तुम्हें कन्नड़ा नहीं आती। अजीब बात है, बेंगलोर में जहाँ ऑफिस में लोग पाइथन में कोडिंग करते हैं, वही लोग सड़कों पर आकर हिंदी का विरोध करते हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मतलब इंग्लिश जो कि फॉरेन लैंग्वेज है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी जो भारत की भाषा है वो आपको जहर की तरह दिखती है। हाँ, हिंदी के अंडर काफी लैंग्वेजेस और काफी डायलेक्ट खत्म हुए हैं। मैं राजस्थान से हूँ, मैं आखिरी पीढ़ी हूँ जिसे मारवाड़ी बोलनी आती है। और जो मेरे छोटे कजन भाई भी है उनको भी हिंदी आती है, मारवाड़ी समझ आ जाती है क्योंकि घर में बोली जाती है, उनको खुद को बोलना नहीं आता है। लेकिन
इसमें हिंदी का दोष नहीं है, इसमें दोष है हमारी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का। हमें लगता है कि हमारी रीजनल लैंग्वेज बहुत छोटी है, अगर हमारे बच्चे मारवाड़ी में बात करेंगे थोड़े अनपढ़ लगेंगे, इसलिए उन्हें बचपन से ही हिंदी सिखा देते हैं। अरे यार, आपके बच्चे हिंदी तो स्कूल में सीख जाएंगे, कम से कम अपनी मातृभाषा को जीवित तो रखिए। तो क्या ये जो मारवाड़ी है या फिर बागड़ी या फिर जो मेवाड़ी भाषा राजस्थान में धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इसके पीछे हिंदी का दोष है? जी नहीं, इसमें दोष है हमारी मानसिकता का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश भर में ये लैंग्वेज वॉर होने का कारण क्या है? दोस्तों, इसका मेन कारण है पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई स्केपगोट चाहिए, उन्होंने वो हिंदी को बना रखा है। बेंगलोर में आज ट्रैफिक का ये हाल है कि 1 घंटे से पहले आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच नहीं सकते। बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो चुका है, सड़कें खराब है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिस बेंगलोर से गुड़गांव, नोएडा या फिर हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात बेंगलोर के लोगों को पता चलेगी तो सरकार की तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सरकार क्या करे? सरकार ये करेगी कि देखो देखो, आप पर हिंदी इंपोजिशन हो रहा है। उर्दू जो भी एक नॉर्थ इंडिया की ही भाषा है, उर्दू भारत में पनपी हुई भाषा है, उसे बराबर साउथ के स्टेट्स प्रमोट करते हैं। क्यों? क्या उर्दू रीजनल लैंग्वेज को नुकसान नहीं पहुंचाती? ना, अगर उर्दू के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो वो इसकी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाएगी, जो इनका वोट बैंक है उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो अब हम इंडियंस को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। हमें यह कहना है कि हमारी आइडेंटिटी एक ही है और वो है इंडियन। हमें भाषा में मत बांटिए, हमें राज्य में मत बांटिए, अगर कोई आइडेंटिटी हमारी है वो है इंडियन। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।